हेलो हेलो हेलो। क्लास 11th के फिजिक्स का एक नया चैप्टर चैप्टर नंबर 4 वेक्टर एनालिसिस पर हम बात करने जा रहे हैं बच्चा। वेक्टर एनालिसिस के चैप्टर में आप अभिषेक यानी मेरे साथ आप समझने वाले हैं कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स कितने टाइप्स के होते हैं और वेक्टर्स के मैथमेटिकल ऑपरेशन के रूल्स क्या होते हैं। सभी टॉपिक्स को आप जो है बहुत अच्छी तरीके से डिटेल्स में फील करेंगे बच्चा, जिनमें हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है और सारे कॉन्सेप्ट को समझना है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं और बात करते हैं जो है अपने वेक्टर एनालिसिस पर बच्चा। तो वेक्टर एनालिसिस में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आता है वो ये होता है कि फिजिक्स को पढ़ने के लिए हम लोग को वेक्टर्स के बारे में पढ़ना क्यों, हम वेक्टर्स के बारे में क्यों पढ़ाई करें अगर हमको फिजिक्स पढ़ना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा है बच्चा, आप सबको पता है कि फिजिक्स क्या होती है। हमने फिजिकल वर्ल्ड में आपको बताया था कि फिजिक्स क्या होती है यार। नेचर के फिनोमिना को समझना ही क्या कहलाता है, फिजिक्स कहलाता है। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मोशन कर रही है, तो ये भी क्या हुआ, नेचर का फिनोमिना हुआ जिसके बारे में हमको स्टडी करना होता है। किसी बॉडी के मोशन को समझने के लिए हम लोग को बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को यूज करना पड़ता है, जिनको हम लोगों ने डिराइव कर रखा है फिजिकल वर्ल्ड में। एग्जाम्पल के रूप में आपसे बात कर सकता हूं, जैसे हमारा क्या हो गया बच्चा, डिस्टेंस हो गया है, जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मास है, वर्क, पावर, एनर्जी। ऐसे बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज होने वाली हैं जिनका हम यूज करेंगे मोशन ऑफ अ बॉडी को समझने के लिए, उनका स्टडी करने के लिए हम लोग को ऐसी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज को पढ़ना पड़ता है। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, हम लोगों ने ऑलरेडी फिजिकल वर्ल्ड में बात कर रखा है, फिर भी मैं थोड़ी बातें जो है फिजिकल क्वांटिटीज पे लिख दे रहा हूं। फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए बच्चा हम लोग को सिर्फ और सिर्फ दो चीजों की जरूरत होती है। मैंने आपको बताया हुआ था कि अगर आपको किसी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करना है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपको जो है एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू की जरूरत होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, और दूसरा उस फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट की जरूरत होती है। अगर हमको जो है न्यूमेरिकल वैल्यू पता है, यूनिट पता है, तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एग्जांपल में हम लोग बात कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको अगर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है, हमको अगर जो है फिजिकल क्वांटिटीज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करना है बच्चा, तो कैसे आप रिप्रेजेंट करने वाले हैं। मान लीजिए उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 5 है, और उसकी जो यूनिट होती है सबको पता है, डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है बच्चा, मीटर होती है। तो आपने रिप्रेजेंट कर दिया डिस्टेंस फिजिकल क्वांटिटीज को ऐसे रिप्रेजेंट किया, 5 मीटर किया हुआ है। अगर आपको मान लो स्पीड रिप्रेजेंट करना है, तो स्पीड को कैसे रिप्रेजेंट करोगे बच्चा, स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए फिर से न्यूमेरिकल वैल्यू मान लीजिए हमने उनका रखा है 5 ले रखा है यार, और उसका जो यूनिट होती है क्या होती है बच्चा, वो होती है मीटर पर सेकेंड। तो इस तरीके से हम लोग जो है फिजिकल क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करेंगे। आप बोल सकते हैं कि चलिए भैया हमको ये बात समझ में आ गई कि मोशन ऑफ अ बॉडी को समझने के लिए, मोशन ऑफ अ ऑब्जेक्ट को समझने के लिए हम लोगों को फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन अभी भी वेक्टर्स की बात समझ में नहीं आ रही है। बिल्कुल सही बच्चा, लेकिन आप एक बात और समझिए कि आपका जो पार्टिकल है, जो मूव कर रहा है, जो मोशन में है, वो 2D मोशन कर रहा होगा या फिर 3D मोशन कर रहा होगा यार। तो इसी 2D या 3D मोशन को समझने के लिए हम लोग को पहले क्या समझना पड़ता है बच्चा, हम लोग को पहले समझना पड़ता है उसके वेक्टर को समझना पड़ेगा, तभी हम जो है मोशन की डायरेक्शन फाइंड कर सकेंगे। मतलब मैं क्या लिख सकता हूं, इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी इन 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल बच्चा, वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वेक्टर फर्स्ट। मतलब वही बात कि यार हम लोग को मोशन को समझने के लिए, ऑब्जेक्ट के मोशन को समझने के लिए, उसके 2D या 3D मोशन को समझने के लिए डायरेक्शन को अगर फाइंड करना है, तो हम लोग को पहले क्या पढ़ना पड़ेगा बच्चा, वेक्टर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। नहीं समझ में आया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसको रफ करके एग्जांपल लेके आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं बच्चा। मैं इसको रफ करने जा रहा हूं, अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। सपोज करिए कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड ने आपको एक गिफ्ट देने का प्लान बनाया बच्चा, ऐसा सिर्फ आपको सपोज करना है।
देखो कुछ तो समझ में आ गया होगा कि सपोज क्यों करना है, क्योंकि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है ही नहीं तो उनको गिफ्ट कौन करेगा यार, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि अभी जो है अगर आप जो है अपने स्टडी पर फोकस करोगे ना तो वही आपका जो है फ्यूचर ब्राइट करेगा यार। ये सब बकवास की बातें हैं, अभी यहाँ नहीं चलना है हम लोग को। तो मान लीजिए हम सपोज करते हैं कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है और उसने आपको जो है गिफ्ट देने का प्लान बनाया है, आपको गिफ्ट दिया है, लेकिन उसने डेयर रखा हुआ है कि अगर आप ये डेयर कंप्लीट करोगे तभी आपको जो है गिफ्ट मिलने वाला है। उसने आपसे बोला है कि उसने जो गिफ्ट आपको दिया हुआ वो आपसे 2 मीटर की डिस्टेंस पे छिपा करके रखा हुआ है। अगर आप उसको जो है खोज ले रहे हैं, अगर आप उसको जो है ढूंढ ले रहे हैं तो वो गिफ्ट आपका हो जाएगा। आप इस मोमेंट पे अभी यहां पर है बच्चा। अब यहां से आपको जो है 2 मीटर की डिस्टेंस पर आपको गिफ्ट रखा हुआ है, आपको कैसे जाना है, 2 मीटर डिस्टेंस को ढूंढना है कि आपका गिफ्ट कहां पर है। हो सकता है आप जो है आगे की तरफ से 2 मीटर चले गए बच्चा, या फिर 2 मीटर आप जो है पीछे गए। आप 2 मीटर यहां भी जा सकते हैं और 2 मीटर आप जो है इधर जा सकते हैं। एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं पता है, आपको जो है उसकी डायरेक्शन नहीं पता कि कहां रखा है उसने। या 2 मीटर जो है आप इधर भी तो जा सकते हैं, 2 मीटर यहां भी जा सकते हैं, इधर भी आपका मोशन बन जाएगा और इधर भी आ सकता है। मतलब कि आपको अपने से 2 मीटर की डिस्टेंस पर एक सर्कल के रूप में ढूंढना पड़ेगा कि गिफ्ट उसने जो है कहां छिपा के रखा हुआ है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस पॉइंट पे खड़े हैं, अगर आप मान लो इस पॉइंट पे खड़े बच्चा, तो वो 2 मीटर अर्थ के अंदर भी दबा के रखा हुआ, उसने अंदर छुपा रखा है, अर्थ के अंदर जो है गड्ढा करके रख दिया गया है। तो हो सकता है अर्थ के अंदर उसने ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में, तो कैसे भी रखा हुआ है अर्थ के अंदर बच्चा, अर्थ के अंदर गया हुआ है, अर्थ के ऐसे बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा। तो मतलब जो है अगर आपको एग्जैक्ट वेक्टर नहीं पता है, एग्जैक्ट डायरेक्शन नहीं पता है, तो आपको जो है गिफ्ट को ढूंढने में काफी सारी प्रॉब्लम्स आएंगी, तो आप तो ढूंढ लोगे यार। अगर भाई आपकी गर्लफ्रेंड आपको गिफ्ट दे रखा है तो डेफिनेटली आप उसको ढूंढ ही लोगे, चाहे इतनी प्रॉब्लम्स आए लेकिन ढूंढ लोगे ना। तो वैसे काफी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, तो इन प्रॉब्लम्स को इजी करने के लिए, वेक्टर्स को समझने के लिए, मोशन को समझने के लिए हम लोग को करना पड़ता है, वेक्टर एनालिसिस करना पड़ता है यार। समझ में आ गया मेरी बात जो है कि वेक्टर्स को क्यों नीड है हम लोग को, बच्चा वेक्टर की नीड क्यों पड़ रही है फिजिक्स समझने के लिए, मोशन ऑफ द स्टडी को बच्चा मोशन ऑफ बॉडी को समझने के लिए वेक्टर्स को जरूरी को समझना पड़ रहा है। एक और तरीके से मैं आपको समझा सकता हूं कि आपने देखा होगा कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती है जिनके पास उनका मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उनका डायरेक्शन भी होता है। तो इन सभी जिनके पास जो डायरेक्शन प्रेजेंट है, ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज को मैथमेटिकल ऑपरेशन को समझने के लिए एक अलग ही मैथमेटिकल लैंग्वेज की जरूरत होती है, और उसी मैथमेटिकल लैंग्वेज को समझने के लिए हम लोग को वेक्टर्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। तो इस बात को हमको समझ आ गया है कि हाँ वेक्टर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है बच्चा फिजिक्स को समझने के लिए, मोशन को समझने के लिए वेक्टर की जरूरत हमको क्यों पड़ रही है। अब आपको समझ में आ गया है कि बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसे होने वाली हैं जिनके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा और डायरेक्शन होगा बच्चा। तो इसी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पर फिजिकल क्वांटिटीज को टू ग्रुप्स में कर दिया गया है, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। तो बात करते हैं जो है स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन all the physical quantities are classified into two groups as scalar and vectors। तो पहले हम बात करेंगे स्केलर क्वांटिटीज के बारे में और फिर बात करते हैं बच्चा अपने जो है वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। नोट करिए आप इसको, आप नई हेड लगाइए बच्चा, स्केलर क्वांटिटीज। ऐसी फिजिकल क्वांटिटी बच्चा जिनके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड प्रेजेंट होता है, उनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ऐसी क्वांटिटीज को हम लोगों ने कहा रखा हुआ बच्चा, स्केलर क्वांटिटीज के अंडर रखा हुआ है। और जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक नंबर की जरूरत पड़ती है, सिंगल नंबर जरूरत पड़ने वाली है, और उस फिजिकल क्वांटिटीज की प्रॉपर यूनिट की जरूरत पड़ने वाली है। एग्जांपल पर हम लोग बात कर सकते हैं बच्चा, मैं एग्जांपल कह सकता हूं, एग्जांपल में आपका आने वाला टेम्परेचर, मास, लेंथ, वर्क
ईटीसी बच्चा, मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास सिर्फ क्या होगा, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन नहीं है बच्चा, उनको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलने वाले हैं। एग्जांपल को उन्होंने क्या बोल दिया, टेंपरेचर, मास, लेंथ, वर्क, ईटीसी से बहुत सारी आने वाली हैं। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होना चाहिए, एक सिंगल नंबर की जरूरत है, और फिर जो था उस फिजिकल क्वांटिटीज की प्रॉपर यूनिट चाहिए। जैसे अगर आपको जो है मास को रिप्रेजेंट करना है बच्चा, तो आप मास को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हो, मास के लिए आप बोलने वाले हो, मान लीजिए आपका वेट कितना है, 50 केजी है, तो आप क्या बोलोगे, एक सिंगल नंबर जो पढ़ लिया आपको जो है, और उसकी जो है एक यूनिट, प्रॉपर यूनिट क्या होने वाली, मास यूनिट क्या होती है, केजी होती है। आपने क्या बोल रखा है कि मास को हम लोगों ने कैसे लिखा हुआ है, 50 केजी रखा हुआ है। इसके लिए कोई डायरेक्शन नहीं जरूरत है। ऐसा नहीं होगा कि 50 केजी में आपसे पूछूं आपका वेट कितना है, तो आप बोलने वाले हो कि मेरा वेट 50 केजी है। ये नहीं बोलोगे कि मतलब पैर साइड 50 केजी या फिर हेड साइड 50 केजी है बच्चा, मेरे लेफ्ट हैंड साइड 50 केजी है या फिर राइट हैंड साइड 50 केजी है, ऐसा नहीं है। इसकी डायरेक्शन की जरूरत नहीं है हम लोग को। हम लोग को सिर्फ क्या चाहिए, एक सिंगल नंबर जरूरत है, मैग्नीट्यूड, और फिर उसकी प्रॉपर यूनिट की जरूरत है। बस हम क्या करते हैं जो है, अपने स्केलर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट कर देंगे। ये सारी बात सब लोग जानते भी हो। और आप जानते हैं कि बच्चा जो है स्केलर क्वांटिटीज को कॉम्बिनेशन करने के लिए जो रूल्स होते हैं वो सिंपल अलजेब्रा के रूल्स को फॉलो करते हैं। आप क्या बोल सकते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फॉलो द सिंपल अलजेब्रा रूल्स। बच्चा हमारी जो स्केलर क्वांटिटीज हैं ये सिंपल अलजेब्रा रूल्स को फॉलो करती हैं एडिशन करने के लिए, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, डिवीजन या फिर सब्ट्रैक्शन के लिए। सिर्फ इतनी सी बात का ध्यान रखना होता है कि अगर जो है यूनिट सेम होती हैं तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर यूनिट्स डिफरेंट हैं तो उन फिजिकल क्वांटिटीज को हम मल्टीप्लिकेशन या फिर डिवाइड कर सकते हैं। ये हमारा जो सिंपल सा रूल होता है बच्चा। तो आप इतनी बात को नोट करिए और फिर हम बात करते हैं अपने वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में। चलिए नई हेड डालते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर ऐसे फिजिकल क्वांटिटीज जिनके पास मैग्नीट्यूड होने के साथ साथ उनका खुद का डायरेक्शन भी होगा, उनको हम लोगों ने वेक्टर क्वांटिटीज के ग्रुप में रखा हुआ है बच्चा। एग्जांपल हम लोग बात कर सकते हैं, मैं एग्जांपल लिख दे रहा हूं बच्चा। जैसे आपका आ जाता है डिस्प्लेसमेंट, आ जा रहा है बच्चा, क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट। आपका आता है एक्सेलरेशन, आपका आता है मोमेंटम, फोर्स। ऐसे बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज होने वाली हैं जिनका मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, डायरेक्शन भी होता है बच्चा। लेकिन इतनी सी बात को जो है वेक्टर क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात क्या बोला गया है कि एंड ओबे द लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये बात बच्चा जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है कि वेक्टर क्वांटिटीज को वेक्टर एडिशन के लॉ को फॉलो करना है। अगर वेक्टर एडिशन लॉ को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो वो क्वांटिटी हम लोग जो है वेक्टर क्वांटिटीज में नहीं रख सकते हैं। मैं आपको जो है एग्जांपल ये समझा सकता हूं कि आपको ये बात समझानी चाहिए। मान लीजिए आपके पास जो है करंट है, यार क्या आने वाली है आपके पास, मैं एग्जांपल दे रहा हूं करंट। कोई फिजिकल क्वांटिटी में बस क्या है बच्चा, करंट है, सब लोग जानते हो। करंट के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, रिप्रेजेंट करते हैं आई। तो क्या होने वाला, मान लीजिए जो है ये आ गई अपनी करंट ए, ये I1 जिसकी वैल्यू आपने दे रखी है 5 एम्पियर, और ये अपनी आ गई जो है I2 जिसकी वैल्यू आपने ऑलरेडी दे रखी है, इसको हमने बोल दिया I2, आपने बोल दिया जो है 2 एम्पियर। अगर आप बोले कि I के पास क्या है बच्चा, I के पास जो है देखो मैग्नीट्यूड है, भाई मैग्नीट्यूड है, फिजिकल क्वांटिटीज है तो प्रॉपर यूनिट तो होगी ही। तो करंट के पास हमारे क्या है, करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। आप बोल रहे हैं कि हाँ इस डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो हो रही है। आप यहां बोल सकते हैं कि I2 जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है, लेकिन हम लोग जो है करंट को वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर नहीं रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करते हैं। अगर आप बोले कि ये दोनों को ऐड होने के बाद जो बच्चा आपके पास जो फाइनल जो है करंट निकल के आ रही है उसको आपने बोल दिया आई,
तो अगर आप i की वैल्यू पूछते हैं तो आप सीधा बोलते हैं i इज इक्वल टू i1 प्लस i2, और फाइनल आपका क्या देगा बच्चा जो है 5 एम्पियर प्लस 2 एम्पियर इसका तो आप बोल देंगे 7 एम्पियर। अगर आप देखें जो है तो आप इसको कैसे ऐड कर रहे हैं, एज ए स्केलर ऐड कर लिए यार। 20 के एंगल्स पे आपको जो है कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, जो कि वेक्टर लॉ में जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है एडिशन में, कि 20 के एंगल जो है बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। आने वाले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आप जो है सीखेंगे इस बात को कि क्या होता है लॉ ऑफ एडिशन का रूल, वेक्टर एडिशन के लॉ ऑफ रूल्स क्या होते हैं, इनको हम लोग जो है आने वाले लेक्चर में सीख लेंगे, उस पे अभी स्ट्रेस की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप देखो जो है करंट को आप ऐड कैसे करते हो, एज ए स्केलर, ऐसा एज ए रैंडम नंबर उठा के आपने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। तो इसीलिए हम लोग को जो है करंट को क्या करते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज में नहीं रख रहे हैं। इनके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, फिर भी ये वेक्टर क्वांटिटीज में नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि इसने जो है लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं किया है। मेरे साथ समझ आ गई होगी। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या होता है कि इट इज स्पेसिफाइड बाय गिविंग इट्स मैग्नीट्यूड बाय अ नंबर एंड इट्स डायरेक्शन। काफी सारे रिप्रेजेंट के बारे में काफी सारी बातें वो करनी है, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए और फिर हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। नई हेड लगाते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज। जब भी आपको किसी फिजिकल क्वांटिटीज को एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना हो बच्चा, आप क्या करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर एक एरो लगा देंगे। जैसे लिखा गया है कि अ वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो प्लेस्ड ओवर द फिजिकल क्वांटिटीज। एग्जांपल पर आप बात कर ले, अगर आप फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वेक्टर क्वांटिटी आपके पास क्या है, फोर्स है। अगर उसको फोर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो क्या बोल देंगे, फोर्स के ऊपर आप ऐसे एक एरो लगा देने वाले हैं। मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। मान लो आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज ए है, अगर आपको इसको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करना है तो क्या करने वाले हैं, इसके ऊपर क्या करते हैं, जो है एरो लगा देते हैं। इस तरीके से आप जो है वेक्टर क्वांटिटीज को क्या करते हैं बच्चा, रिप्रेजेंट करते हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज की जो मैग्नीट्यूड होता है वही उसका क्या होता है बच्चा, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करने वाले हैं, फिजिकल क्वांटिटीज को अगर मॉड में आपने लिख दिया है, मॉड में अगर आपने लिख दिया बच्चा, तो इसको आप क्या बोलने वाले हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ क्या रखा है, उसकी मैग्नीट्यूड को रखा हुआ है, उसकी जो है एब्सोल्यूट वैल्यू को लिखा हुआ है। या फिर आप क्या करते हैं, इसको जो है मॉड में के अंदर लिख देते हैं, या फिर इसको जो है बिना वेक्टर्स के ऐसे लिख देते हैं। ये भी क्या होने वाला है, जो है सिर्फ इसके जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ये बात आपको समझ आ गई होगी। मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है, आपको इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड शो करना है, तो आप क्या करना चाहेंगे जो है कि फिजिकल क्वांटिटीज ए, जो कि क्या है, हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसको मैग्नीट्यूड में रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो है क्या कर लेंगे, मॉड अप्लाई कर देंगे, या फिर इसको जो है ऐसे बिना वेक्टर्स के, बिना एरो के लिख देंगे। मेरे ख्याल से आपको बात बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। चलिए एग्जांपल में समझ लेते हैं इस बात को जो है कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चा। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं कि मान लीजिए आपके पास वेलोसिटी ऑफ द बॉडी दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड। एग्जांपल है बच्चा, मान लीजिए आपके पास जो है आपको दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, ये बॉडी का जो है इसकी वेलोसिटी दे रखी है 40 मीटर पर सेकंड ड्यू टू ईस्ट। क्या बोल रहे हैं कि 40 मीटर पर सेकंड ड्यू टू ईस्ट। आपको अगर इस बात को रिप्रेजेंट करना हो ग्राफ में तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप, जो है इस बात को रिप्रेजेंट करने के लिए देखिए कैसे क्या होने वाला है। मैं यही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो है यहां स्पेस कम दिख रहा है, यहां रिप्रेजेंट कर रहा हूं। देखो आपने बोल डायरेक्शन को सबसे पहले जो है डिराइव कर लीजिए। तो डायरेक्शन क्या होने वाला जो है, आप बोलने वाले ये हमारी क्या होती है, हमारी ईस्ट होता है, ये क्या है हमारा जो है वेस्ट है, ये बच्चा हमारा क्या नॉर्थ है, और ये क्या है हमारा साउथ। अगर आपको जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना है किसी बॉडी की, तो देखो जो है उसका मैग्नीट्यूड क्या दे रखा है 40 मीटर पर सेकंड, और इसकी जो डायरेक्शन क्या दे रखी है वो बोल रहे हैं ड्यू टू ईस्ट की ओर है। तो ये रिप्रेजेंट करके आप बोलने वाले हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। अगर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, तो आप क्या करेंगे जो है एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रा कर लेंगे, वो भी किस डायरेक्शन में, चाहे ईस्ट की डायरेक्शन में। देखो कहा जा रहा है ड्यू टू ईस्ट, तो ये आपने क्या कर दिया है, आपने जो है वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर दिया है, जो है किसका, बॉडी का। आप कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ द बॉडी है ये बच्चा, क्या है वेलोसिटी ऑफ द
बॉडी 1 सेंटीमीटर इक्वल टू आपने मेजरमेंट क्या रखा है, आपने जो है क्या सपोज कर लिया है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। तो हमको एक बात समझ में आ रही है बच्चा कि जो ये लेंथ आने वाली है, जो आपने वेक्टर रिप्रेजेंट किया, जो है जो आपने एरो ऐसे रिप्रेजेंट किया है, वेक्टर को लिखा है, जो आपने ये एरो बनाया बच्चा, एरो की लेंथ क्या होने वाली है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है। और एरो का जिस डायरेक्शन आने वाला वो क्या करता है, जो है जो एरो है जिस डायरेक्शन में, वो रिप्रेजेंट कर रहा है फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शन को। तो आप क्या लिखने वाले हैं, आपने जो लाइन ड्रा कर रखी है वो रिप्रेजेंट करेगा मैग्नीट्यूड को, आपने जो एरो ड्रा कर रखा है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन को। ये कितनी लंबी लेंथ होगी बच्चा, ये यहां से देखिए यहां तक की जो लेंथ होने वाली है कितनी होने वाली, 4 सेंटीमीटर होने वाली। क्यों? क्योंकि आपने जो सपोज कर रखा, आपने बोला है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और आपका जो वेलोसिटी तो कितनी थी 40 मीटर पर सेकंड की। तो यहां से लेकर के इसकी टेल, इसको बोलते हैं टेल, इसको बोलते हैं हेड। तो इसको टेल से लेकर के इसके हेड तक की जो लेंथ आने वाली कितनी आने वाली है, 4 सेंटीमीटर आने वाली है। आज समझ आ गया है, इसको नोट करिएगा, फिर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको अपने आप से करिएगा। पहले हम लोग जो है कुछ और डायरेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं, और फिर हम आपसे जो क्वेश्चन देंगे वो आप सॉल्व करिएगा। तो क्या होने वाली है बच्चा, पहले हम डायरेक्शन ड्रा कर लेते हैं। ये अपना क्या है, ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अगर आपसे कहा जाए ईस्ट डायरेक्शन तो आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, अगर आपसे कहा जाए वेस्ट तो आप इधर ड्रॉ करेंगे, नॉर्थ आपका ये आने वाला है और साउथ आपका ये आ रहा है। इस डायरेक्शन को बच्चा क्या बोला गया है, इस डायरेक्शन को बोला गया है नॉर्थ ईस्ट। क्या बोला गया है, नॉर्थ ईस्ट बोला गया है। और ये एंगल कितना आने वाला है बच्चा, ये एंगल अपना आता है 45 डिग्री। इस डायरेक्शन क्या बोला गया है, ये डायरेक्शन अपना होता है साउथ वेस्ट। और अपना ये एंगल कितना बच्चा, ये भी एंगल अपना आता है 45 डिग्री। एक और डायरेक्शन आने वाली है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट। ये एंगल कितना 45 डिग्री। अपना ये डायरेक्शन क्या आ गया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट। और ये एंगल कितना आ गया है 45 डिग्री। हम लोग को ये भी समझाएगा, अगर हमसे कहा जाए कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है तो हम लोग इस डायरेक्शन में अपने वेक्टर को, अपनी लाइंस को ड्रॉ करेंगे। अगर कहा गया जो है साउथ ईस्ट में मूव कर रही है तो इस डायरेक्शन में ड्रॉ कर लेंगे। अगर आपसे कहा जाए कि ये डायरेक्शन आपको, अगर इस डायरेक्शन का नाम रखना होगा तो कैसे समझने वाले हैं, ये आपको एंगल दे रखे हैं, ये एंगल आपको दे रहे हैं 30 डिग्री। इसका आप नाम कैसे समझने वाले हैं, ध्यान समझिएगा। देखो बोला जा रहा है, आप क्या कर रहे हो कि आप ईस्ट से वेस्ट, सॉरी ईस्ट से नॉर्थ के साइड जा रहे हो 30 डिग्री। ईस्ट से नॉर्थ के साइड जा रहे हो बच्चा 30 डिग्री। तो आप क्या बोलने वाले हो 30 डिग्री, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या बोलने वाले हो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट बच्चा। अगर आपसे कहा जाए ऐसे, मतलब मैं एक और डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जो है मान लो आपसे ये बोल दिया गया और आपको इस वाले डायरेक्शन को जो है रिप्रेजेंट करना है, कैसे ड्रॉ करने वाले हो। अगर आपको ये एंगल दे रखा है, ये एंगल आपको दे रखा है 60 डिग्री का, तो आप क्या बोलने वाले हो, देखो आप जो है किधर से किधर गए हुए हैं, नॉर्थ से आप सिर्फ 60 डिग्री टर्न किए हुए हैं वेस्ट की साइड। क्या किया आपने, जो है आप नॉर्थ से किधर गए हैं, वेस्ट की तरफ आ रहे हैं, कितने डिग्री पर 60 डिग्री पर। तो आप क्या बोलने वाले हैं कि 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। बहुत अच्छे से आप समझ में आएगा। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बस ये देखो कि किस साइड से कितना डिग्री किधर गए, और फिर उसके बाद हम जो कैलकुलेट करेंगे लिख देंगे यार, फिर से बिना स्ट्रेस लिए हुए। देखो हमने एक और बना दिया, हमने एंगल आपको दे दिया लो, और हमने बोल दिया ये भी अपना क्या है 30 डिग्री है। कैसे बोलोगे आप, जो है ध्यान से देखो, साउथ पे थे, ये ड्रॉ करना है आपको, जो है देखो साउथ के साइड से आप जा रहे हो ईस्ट के साइड की ओर। साउथ के साइड से आप कहां गए हैं, ईस्ट के साइड गए हैं। तो आप क्या बोलने वाले हैं, कितने डिग्री गए हुए हैं 30 डिग्री। आप बोलेंगे कि 30 डिग्री
30 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ। अच्छा, कोई प्रॉब्लम आ रही है यार? प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको, जो है मेरे ख्याल से आपको समझा गया होगा कि कैसे डायरेक्शन को जाना चाहिए, कैसे डायरेक्शन को हम लोग जो है रिप्रेजेंट करेंगे। बहुत अच्छा आपको समझ आ गया है। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं और आप खुद से करिएगा। आपको रिप्रेजेंट करना है वेलोसिटी ऑफ किसी बस की वेलोसिटी को आपको रिप्रेजेंट करना है। आपको बोला जा रहा है कि वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ बस ए। अच्छा, कोई वेलोसिटी है, इसका नाम ए है, बस है, जिसको आपको दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड, और आपको रिप्रेजेंट करना है 20 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। भाई डायरेक्शन दे रखेंगे लोग, जो है इसको हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। दूसरा हमसे बोल रहे हैं कि वेलोसिटी ऑफ बस बी 40 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। चलिए ड्रॉ कर दिए फटाफट। समझ में आ रहा है बच्चा कैसे ड्रॉ करना है? वेलोसिटी ऑफ बस दे रखे हैं, मैग्नीट्यूड इसका दे रखा है 20 मीटर पर सेकंड, कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट की डायरेक्शन में है। बी बस का आपको जो है वेलोसिटी दे रखी है, बी बस की 40 मीटर पर सेकंड का मैग्नीट्यूड है, और आपको जो डायरेक्शन बोल रखे हैं वो नॉर्थ ईस्ट बोल रहे हैं। जल्दी जल्दी आप जो है अपनी कॉपी में खुद से ड्रॉ करिएगा। जुदा होके भी तू मुझ में कहीं बाकी है, आंखों में बन के आंसू तू चली आती है। अच्छा कर लिया, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। चलिए मैं कर रहा हूं। सबसे पहले क्या करने वाले हैं? सबसे पहले जो है हम लोग जो है डायरेक्शन को बोलते रहे हैं कि डायरेक्शन हमने क्या ले रखा है। तो हम लोगों ने, शायद सभी लोगों ने डायरेक्शन आपने ये ले रखा है, ये अपना क्या होने वाला है? ईस्ट, ये अपना क्या होने वाला है? वेस्ट, ये अपना आने वाला नॉर्थ, और ये अपना आ रहा साउथ। अगर आपको जो है वेलोसिटी ऑफ बस ए वाले बस की वेलोसिटी आपने ड्रा कर रखी है, तो बोल रहे हैं 20 मीटर पर सेकंड ईस्ट। सबसे पहले आप ड्रा कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, ऐसा हम लोगों ने सपोज कर लिया है। हमने क्या माना होता है जो है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड, और आप ड्रा करने वाले हैं जो है 20 मीटर ईस्ट, 20 मीटर ईस्ट। तो लो 20 मीटर से क्या लिख दिया? ईस्ट बोल दिया है। और ये हम लोग क्या रखा है? वेलोसिटी ऑफ बस ए। हमने जो लाइन ड्रॉ कर रखी है वो लाइन की लेंथ क्या होने वाली है? अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर ड्रॉ करना था, तो 2 सेंटीमीटर हमने क्या रखी है? एक जो है लाइन ड्रॉ कर रखी है। लाइन की लेंथ मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी, लाइन का एरो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आपने जो है वेलोसिटी ऑफ बस ए को रिप्रेजेंट कर लिया। वेलोसिटी ऑफ बस बी को कैसे रिप्रेजेंट किए होगे? देखो, तो ये अपना आ रहा है यार, जो है क्या करना है? नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंट करना है। मतलब नॉर्थ ईस्ट को क्या होता है जो है 45 डिग्री हम लोग को टर्न कर देना है। लोग टर्न कर दिया यार, जो है ये 45 डिग्री का कर दिया, जो है टर्न कर दिया। तो ये डायरेक्शन अपनी क्या आ रही है? ये डायरेक्शन अपनी है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, और ये अपनी क्या सिर्फ और सिर्फ ईस्ट है। ये क्या रिप्रेजेंट किया? वेलोसिटी ऑफ बस बी। इसके लिए आपने क्या सपोज कर रखा है कि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। मतलब ये जो लेंथ आने वाली कितनी है? ये 2 सेंटीमीटर की है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड है। तो ये लेंथ कितनी आ जाए? ये 4 सेंटीमीटर की लेंथ है यार। अगर लेंथ के बारे में बात किया जाए तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, और यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी आने वाली है? 4 सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, लाइन की लेंथ रिप्रेजेंट करती है मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, और उसकी जो एरो है वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बहुत अच्छे से सारे बच्चों ने कुछ सॉल्व कर लिया था। जिन लोगों ने नहीं किया है वो समझ गए होंगे। आप इसको नोट करिएगा, फिर मैं इसको रफ कर देना बच्चा। नोट कर लिया आप लोगों ने बच्चा? तो मैं इसको रफ कर देना बच्चा। नेक्स्ट हेडिंग आप लगाने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर।
वेक्टर्स को बच्चा बहुत सारे टाइप्स में डिवाइड कर रखा है, तो हम लोग एक एक करके हर एक टाइप्स के वेक्टर के बारे में डिटेल्स में समझते हैं। अपना जो पहले टाइप वेक्टर आने वाला है वो हो रहा है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर बच्चा हमको नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा वेक्टर जो पार्टिकल्स के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता हो, ऐसे वेक्टर हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर बोलने वाले हैं बच्चा। क्या लिखा गया है कि अ वेक्टर which gives position of an object with, यहां पर जो है एक छोटा सा वर्ड मिस्टेक है, रेफरेंस, with reference to the origin of a coordinate system is called position vector। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल का यूज कर लिया गया बच्चा जो है, जल्दी आर्क वेक्टर से इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर देते हैं पोजीशन वेक्टर को। एग्जांपल को समझते हैं कि सपोज करिए आपके पास कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन में, और किसी गिवन टाइम पर, किसी फिक्स टाइम टी पर बच्चा जो है पार्टिकल ए पॉइंट पर प्रेजेंट है, उसको हम लोग जो है रिप्रेजेंट करने वाले हैं। देखो करते हैं बच्चा जो है, सबसे पहले एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं अपना। ये अपना आ गया बच्चा जो है एक्स एक्सिस, और ये अपना आ गया बच्चा जो है वाई एक्सिस। आप बोल रहे हैं कि किसी गिवन टाइम पर जो है पार्टिकल अपना जो है ए पॉइंट पर बैठा हुआ है, ए पॉइंट पर है, आपको जो है पार्टिकल ए पॉइंट पर है और ये अपना क्या है, ओरिजिन है, जिसको आप ओ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आपको इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा करना है, तो इस वेक्टर को हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पोजीशन वेक्टर बोलने वाले हैं यार। ये क्या कर रहा है, ये पार्टिकल के एग्जैक्ट पोजीशन को शो कर रहा है कि पार्टिकल अपना कहां पर है, ओ ए वेक्टर बोलने वाले हैं। और इसको रिप्रेजेंट क्या करते हैं, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या करते हैं, आर वेक्टर। बच्चा आप बोलने वाले हैं कि ओ ए वेक्टर हम लोग क्या बोलने वाले हैं, आर वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये कर क्या रहा है, ये वेक्टर अपना जो है सिर्फ इसका काम क्या है कि पार्टिकल्स के पोजीशन को लोकेट कर रहा है यार। अगर आपको जो है इसका कोऑर्डिनेट पता है, पॉइंट ए का अगर आपको कोऑर्डिनेट पता है कि अगर इसका पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, तो आप इसको लिखने कैसे वाले हैं यार, सॉरी बच्चा, इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एक्स, और इसको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, वाई। जो बच्चा ऐसा नहीं है कि मैंने गलत लिखा हुआ था, कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स वाई जेड की जो डायरेक्शन है वो आप अपने हिसाब से जो है सेट करने वाले हैं, लेकिन जो जनरली ठीक है, एक्स इधर लेते हैं, वाई लेते हैं, इसलिए मैंने जो क्या कर लिया, चेंज कर लिया है। तो एक्स एक्सिस को के डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई कैप से, वाई एक्सिस के डायरेक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हैं जे कैप से। तो आप कैसे रिप्रेजेंट करने वाले जो है, आप लिखने वाले हैं कि वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, और ये अपना क्या हो गया है, पोजीशन वेक्टर हो गया है। आपने जो है पार्टिकल्स की एग्जैक्ट पोजीशन को ड्रॉ कर रखा है, इसको बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। अच्छा अगर ध्यान से देखा जाए जो है, तो हमको टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पता चल रही हैं पोजीशन वेक्टर के अबाउट। क्या कि इट टेल्स अस अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बच्चा ये आपका ऑब्जेक्ट जो है फ्रॉम द ओरिजिन से पार्टिकल की अगर मिनिमम डिस्टेंस ड्रॉ करनी है, तो क्या ये बच्चा जो है ये पोजीशन वेक्टर क्या होने वाली है, पार्टिकल की मिनिमम डिस्टेंस होने वाली है ओरिजिन से। दूसरी बात क्या पता चल रही है कि डायरेक्शन ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द ओरिजिन जो है कौन शो कर रहा है, अपना पोजीशन वेक्टर शो कर दे रहा है। तो टू इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग को पोजीशन वेक्टर पर याद रखनी है कि पोजीशन वेक्टर हम लोग को क्या क्या बताता है, पहला कि इट टेल्स अस अबाउट द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन, और दूसरा पॉइंट क्या होता है, इट टेल्स अस अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द ओरिजिन। बच्चा ओरिजिन से ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन क्या है, वो भी कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, अपना पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरे ख्याल से पोजीशन वेक्टर क्या आपको समझ में आ गया है, इसको नोट करिएगा। फिर बात करते हैं अपने जो है नेक्स्ट वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चा हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। नेक्स्ट हमारा क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यदि कोई पार्टिकल बच्चा मूव कर रहा हो, तो वो किसी गिवन टाइम इंटरवल में कितना और किस डायरेक्शन में मूव कर गया है, इस बात को कौन रिप्रेजेंट करेगा, अपना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करने वाला है। इस बात को भी एग्जांपल समझ लेते हैं बच्चा जो है, सपोज करिए आपके पास कोई पार्टिकल है जो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है,
एट अ गिवन टाइम t1 पे पार्टिकल अपना जो है वो a पोजीशन पर है बच्चा, पार्टिकल कहां पे बच्चा जो है a है। और क्या आप जो है इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ओरिजिन से क्या करते हैं, जो है लाइन ड्रा कर देते हैं। ये आप इसको बोल रहे हैं r1 पोजीशन वेक्टर। भाई ये ओ क्या है, पोजीशन वेक्टर है। इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं, r1 से रिप्रेजेंट कर दिए हैं, और किसी गिवन टाइम t1 पे ये बात हो रही है अभी। आफ्टर सम टाइम t2 टाइम पर पार्टिकल a पोजीशन से, a पॉइंट से हट करके कहां चला गया, b पॉइंट पे चला गया बच्चा। किस पॉइंट चला गया है, b पॉइंट पे चला गया है, b पॉइंट पर बच्चा। क्या हम लोग जो है इसका भी पोजीशन वेक्टर ड्रा कर सकते हैं? बिल्कुल, ये ड्रा कर दिया। पार्टिकल अपना क्या क्या है, a पॉइंट से b पॉइंट मूव कर रहा है किसी गिवन टाइम पर। ये अपना जो है t2 टाइम पे कहां पहुंच गया है, b पॉइंट पहुंच गया है। अब ये पार्टिकल कितना और किस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात को आप जिस लाइन से रिप्रेजेंट करने वाले हैं, जिस वेक्टर से आप रिप्रेजेंट करेंगे, उसको बोलने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अच्छा कितना, देखो a से b गया है, कितना गया, ये a से b आया है, इस डायरेक्शन में आया, इसके आपको बोल दिया आपने जो है डेल्टा r। डेल्टा r आपने बोल रखा है, किधर गया है, a से b गया है। देखो ये डिस्टेंस क्या होने वाली है, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगी। ये डायरेक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि किस डायरेक्शन में पार्टिकल आपका जो है किसी गिवन इंटरवल में जो है अपने पोजीशन को चेंज किया। अगर आपको जो है a और b के कोऑर्डिनेट पता है, मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट रख दिया जो है x1 y1, और b वाले का कोऑर्डिनेट रख दिया जो है x2 y2 रख दिया है, तो क्या बच्चा हम लोग जो है r1 और r2 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अभी तो सीखा था। आप बोलने वाले हैं कि r1 इज इक्वल टू, क्या बोलने वाले हैं, x1 i कैप, क्योंकि x एक्सिस के डायरेक्शन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं i कैप से, y एक्सिस के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं j कैप से। तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप बचा। और r2 कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, r2 को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं x2 i कैप प्लस y2 z कैप बचा। क्या हम लोग जो है डेल्टा r को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं? डेल्टा r को भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, डेल्टा r वेक्टर जो आप बोल सकते हैं भाई फाइनल माइनस इनिशियल करके हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को। फाइनल वेक्टर हमारा क्या है, फाइनल वेक्टर हमारा पोजीशन कहां पहुंच चुका है, पार्टिकल b पे आ गया है, इनिशियल कहां पे था, a पर था। तो आप क्या बोल सकते हैं कि r2 माइनस r1, मतलब आप लिखने वाले हैं कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r इज इक्वल टू, अब क्या बोलने वाले बच्चा जो है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं जो है तो कैसे करने वाले हैं, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप। ये हम लोगों ने कैसे क्या रिप्रेजेंट कर दिया जो है अपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डेल्टा r को लिख रखा है। हम लोग जो है इसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं डेल्टा r का। कैसे, मैग्नीट्यूड आप लोग को फाइंड करना आता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो आने वाले लेक्चर आप सीखेंगे कि मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड कर सकते हैं। बस अभी आप जो है इतनी सी बात को क्या कर रहे हैं, सिर्फ नोट कर ले, अपने ध्यान में रख ले बच्चा जो है कि आप इसको लिख सकते हैं अंडर रूट लगाने के बाद i कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y कैप के j कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देंगे हम लोग जो है। मतलब बोलने वाले हैं कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और पूर्व पे क्या लगा देंगे, रूट लगा करके हम लोग उसका जो है मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अच्छा मान लीजिए जो है अभी ये 3 डायमेंशनल होता है जो है 3D में होता है, x y और z में आ जाता, तब आप जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को कैसे लिखते हैं, आप जो है सिंपल सा तरीका है जो है, तब आप जो है डेल्टा r को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या लिखने वाले थे, अंडर रूट, सीधी सी बात है भाई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर आ जाएगा।
कोई दिक्कत है? मुझे समझा रहा, आपको समझा रहा है ये बात कहाँ से लिखी जा रही है? अभी आप इसको जो है ऐसे ही ध्यान में रख लीजिए, अपने दिमाग में नोट कर लीजिएगा। आने वाले लेक्चर आपको समझाता हूं मैं जो है कि मैग्नीट्यूड को फाइंड करने के लिए ऐसे कैसे हम लोग जो है मैग्नीट्यूड को फाइंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होने वाले हैं कि किसी टाइम के इंटरवल में पार्टिकल किस डायरेक्शन में और कितना चेंज हो गया है, इस बात को कौन रिप्रेजेंट करने वाला है? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रिप्रेजेंट करने वाला है। इतनी सी बात डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की थी। वो तो आपने जो बोला अगर हमको पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट पता है तो हम लोग उसमें पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगर हमको जो है इनके पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट हो गए हैं तो हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं फाइनल माइनस इनिशियल करके। भाई अपना जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन है? चाहे आप डेल्टा आर बोलिए जो है, और चाहे आप क्या बोल सकते हैं, मैं यहां लिख रहा हूं जो है, यहां देखो, चाहे आप लिख सकते हैं ए बी इक्वल टू क्या, डेल्टा आर, हमने इसी को बोल दिया भाई। हेड माइनस टेन करना होता है हमेशा, रखिएगा फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन करके हम लोग जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। इतनी सी बात को नोट कर लीजिए और फिर बात करते हैं अपने नेक्स्ट इक्वल वेक्टर के बारे में। अच्छा, दो वेक्टर तभी आपस में इक्वलिटी शो कर सकते हैं, इक्वल वेक्टर हो सकते हैं, अगर उनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या हो, इक्वल हो। दूसरी बात कि डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है कि उनका यूनिट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। वो यूनिट उनकी क्या हो, सेम हो, मतलब एक ही फिजिकल क्वांटिटीज की होनी चाहिए। एग्जांपल मैंने आपको दिखाया हुआ है कि अगर आपका वेक्टर ए वेक्टर बी इक्वल वेक्टर है तो उसके लिए कंडीशन क्या होने वाली है इस पोजीशन में बच्चा, कि ओपी और एसक्यू की जो लेंथ आने वाली है वो सेम होनी चाहिए, क्योंकि लेंथ रिप्रेजेंट करता है उनके मैग्नीट्यूड को। और ओपी लाइन और एसक्यू लाइंस को क्या होना पड़ेगा बच्चा, जो है पैरेलल लाइन होना पड़ेगा। भाई अगर पैरेलल लाइन होंगे तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम आने वाली है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या होंगे, सेम इक्वल वेक्टर होने वाले हैं। आप लिख सकते हैं कि इफ ओपी इज इक्वल टू एसक्यू, अगर ओपी और एसक्यू आपस में इक्वल हैं और दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं, तो वेक्टर ए किसके इक्वल होना चाहिए, फिर जो है वेक्टर बी के इक्वल होना चाहिए। मैं आपको जो है और सारे एग्जांपल दिखा सकता हूं कि मान लीजिए जो है एग्जांपल के रूप में आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, और वेक्टर बी इक्वल टू आपको दे रखा है 5 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। क्या ये दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है? क्या आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी? नहीं बच्चा, मैग्नीट्यूड तो आपस में इक्वल आ गए, लेकिन इनकी डायरेक्शन क्या है, इक्वल नहीं है, सेम डायरेक्शन नहीं आ रही है यार। अगर सेम डायरेक्शन नहीं है तो दोनों वेक्टर्स आपस में इक्वल नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जो है डेफिनेटली ड्रॉ कर सकते हैं, लिख सकते हैं क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। इन दोनों के मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, इक्वल है, बस इनकी डायरेक्शन क्या जो है इक्वल, सेम डायरेक्शन नहीं आ रही है। लेकिन अगर यहीं पर बात आ जाए जो है कि वेक्टर v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, तो भी क्या बोलेंगे, जो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल है या नहीं? भाई अब तो डेफिनेटली दोनों वेक्टर आपस में क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये तीनों पॉइंट अपने तीनों पॉइंट को होल्ड कर रहे हैं। क्या मैग्नीट्यूड देखो इक्वल है, 5 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। डायरेक्शन में देखो जो सेम है, ईस्ट ईस्ट। यूनिट क्या सेम है, मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। तो मतलब जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में क्या है, इस पोजीशन पर जो है सेम वेक्टर आ सकते हैं, इक्वल वेक्टर आ सकते हैं। अच्छा यहीं पर बाद में जो है अभी आ गया 5 न्यूटन लिख दिया जाए। 5 वेक्टर ए अपना क्या है कि 5 मीटर पर सेकंड ईस्ट, वेक्टर बी अपना क्या है 5 न्यूटन ईस्ट। तो बच्चा बताओ जो है क्या वेक्टर ए वेक्टर बी आपस में इक्वल है या नहीं? नहीं, अभी जो है आप जो है दोनों वेक्टर्स को इक्वल नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये दोनों अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज हैं। इनकी यूनिट क्या है, वो सेम नहीं हो रही, ये इक्वलिटी आप वेक्टर्स को शो नहीं करेंगे। निकालते आपको इक्वल वेक्टर समझ आ गया है। बात करते हैं अपने नेक्स्ट वेक्टर पर। नेक्स्ट बच्चा हम लोग जो है कोलिनियर वेक्टर के बारे में बात करते हैं। आप हैंड लगाइएगा, कोलिनियर वेक्टर। अच्छा ऐसे वेक्टर्स जो
एक ही लाइन में रिप्रेजेंट हो या फिर जो है एक दूसरे के पैरेलल हो, ऐसे वेक्टर्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलने वाले हैं। एग्जांपल ग्रुप में आप लिख सकते हैं, जो है मैं आपको पहली कंडीशन बना के दे रहा हूं, अगर आपके पास जो है दो वेक्टर्स एक ही लाइन में आ रहे हैं तो आप ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलने वाले हैं बच्चा, आप ऐसे वेक्टर्स को बोलने वाले हैं कोलिनियर वेक्टर बोलने वाले हैं। या फिर दूसरी कंडीशन आपके पास क्या होने वाली है कि ये एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल वेक्टर हो। वेक्टर नंबर ए को आपने ऐसे ड्रॉ कर रखा है और वेक्टर बी को आपने जो है ऐसे ड्रॉ कर रही है बच्चा। तो क्या वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल हैं? हाँ, अगर वेक्टर ए वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर में आ रहे हैं तो मतलब ये कैसे वेक्टर हैं, कोलिनियर वेक्टर हैं। तीसरी नंबर केस आप देखिए बताइएगा कि क्या थर्ड नंबर केस भी जो है तीसरे नंबर में कोलिनियरिटी को शो कर रहे हैं या नहीं। ये अपना मैंने बना दिया वेक्टर ए और ये अपना मैंने बना दिया वेक्टर बी। मुझे आप बताइए क्या वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एक दूसरे के कोलिनियर हैं या नहीं? अच्छा बिल्कुल है। वहां पे ये बात नहीं हुई है कि डायरेक्शन सेम होना चाहिए, वहां पे सिर्फ इतनी बात हुई या फिर जो है वो एक ही लाइन में प्रेजेंट हो या फिर जो एक दूसरे के पैरेलल। अगर वेक्टर ए वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो डायरेक्शन अपोजिट है, फिर भी ये क्या होने वाले हैं, कोलिनियरिटी को शो कर रहे हैं, कोलिनियर वेक्टर ये हैं। मेरे ख्याल से इतनी बात समझ आ गई होगी। इसी बात से जो है हम दो और वेक्टर को डिसाइड कर सकते हैं, दो और वेक्टर को बोल सकते हैं। पहले आप इतनी बात को नोट कर लीजिए। नोट किया बच्चा आप लोगों ने? तो आप नए लगाने वाले हैं पैरेलल वेक्टर। क्या बोलने वाले हैं, पैरेलल। बच्चा ऐसे कोलिनियर वेक्टर जो सेम डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे उनको हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं। जैसे कि अपना जो है केस नंबर सेकंड, अगर देखा जाए तो वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या होने वाले हैं, एक तो एक दूसरे के पैरेलल हैं और दूसरा जो है दोनों क्या होने वाले हैं, सेम डायरेक्शन में हैं। तो ऐसे वेक्टर्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, पैरेलल वेक्टर बोलने वाले हैं बच्चा। अच्छा, पैरेलल वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल फाइंड करना हो तो आप क्या बोल सकते हैं बच्चा, जो है इनका जो थीटा आने वाला है क्या आने वाला है, 0 डिग्री आने वाला है यार। क्या आने वाला है, 0 डिग्री एंगल आ रहा है। भाई एक दूसरे क्या है, पैरेलल है, तो इनके बीच एंगल क्या आ रहा है, 0 डिग्री है। दोनों बातें बोल सकते हैं कि अगर वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होने वाला है, 0 डिग्री है, तो वो कैसे वेक्टर्स होंगे, हमारे पैरेलल वेक्टर्स होने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर सकते हैं एंटी पैरेलल के बारे में। कोलिनियर वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन के हैं तो ऐसे वेक्टर्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर्स बोलने वाले हैं बच्चा। जैसे कि अपना केस नंबर थर्ड आ रहा है यार। केस नंबर थर्ड में देखो तो वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के कोलिनियर वेक्टर हैं, परंतु ये जो है इनका जो डायरेक्शन है बच्चा देखो तो एक दूसरे के अपोजिट है। तो ऐसे वेक्टर्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर बोलने वाले हैं। और अगर इनके बीच का एंगल देखा जाए जो है तो 180 डिग्री आ रहा है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। जब वेक्टर ए आपका डायरेक्शन में है, वेक्टर बी आपका जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट वेक्टर का एंगल कितना आ रहा है जो है वो आ रहा है अपना जो है, आप लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। मतलब जब भी जो है टू वेक्टर्स के बीच का एंगल का होने वाला है 180 डिग्री आएगा, वो कैसे वेक्टर्स होंगे बच्चा, जो है वो अपने एंटी पैरेलल वेक्टर्स होने वाले हैं। आप इस बात को नोट करिएगा, फिर हम आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट वेक्टर को इनिशियल वेक्टर के बारे में बात करते हैं। वेक्टर नंबर 7, अगर बच्चा दो वेक्टर्स की टेल से टेल क्या हो, अटैच हो, टेल से टेल बच्चा टच होगी, तो ऐसे वेक्टर्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलने वाले हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि द वेक्टर्स व्हिच हैव द सेम इनिशियल पॉइंट आर कॉल्ड को इनिशियल वेक्टर बच्चा। मतलब को इनिशियल होने के लिए एक कंडीशन जरूरी होनी चाहिए, क्या, कि दोनों वेक्टर्स की टेल आपस में क्या होनी चाहिए, टच होनी चाहिए यार। जो है टेल से टेल क्या हो, टच हो। इस पर सॉन्ग बना हुआ कौन सा, ताल से ताल मिला, तो वो अलग बात है। ताल हमको नहीं मिलाना, हमको टेल टू टेल क्या होना है, कनेक्ट कर लेना है यार। तो ऐसे वेक्टर्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, को इनिशियल वेक्टर बोलते हैं। और बात करते हैं अपने जो है नेक्स्ट वेक्टर पे, कोप्लेनर वेक्टर बच्चा। ऐसे वेक्टर्स जो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कोप्लेनर वेक्टर्स बोलने वाले हैं यार। अगर मैं आपसे बात करूं एग्जांपल ग्रुप में, जैसे अपना वेक्टर नंबर ए आ गया है और वेक्टर नंबर बी आ गया बच्चा, जो है ये दोनों क्या हैं, एक ही प्लेन में प्रेजेंट हैं, तो इनको हम लोग क्या बोलने वाले हैं, कोप्लेनर वेक्टर बोलने वाले हैं। या देखा जाए जो है तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर यार।
दो वेक्टर्स को आप चाहे जैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो हमेशा क्या होने वाले हैं, कोप्लेनर वेक्टर ही आने वाले। देखो ये इस प्लेन में आ चुके हैं यार, ऐसा रखा कि इस प्लेन में आ गए। इनको कैसे भी रखो, आपने बोला कि अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो देखो ये इस प्लेन में आ रहे हैं बच्चा, ये इस प्लेन में आ रहे हैं ये, अरे यार ऐसे रखा हमने, देखो ये इस प्लेन में आगे नहीं आगे। तो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन क्या बच्चा जो है यही बात आप जो है थ्री वेक्टर्स बोल सकते हैं। अभी देखो ये एक दूसरे के प्लेन में तो आ रहे हैं भाई, अरे तीन वेक्टर्स आप देखा जाए तो ये अभी जो है इस बोर्ड के प्लेन में तीनों वेक्टर्स हैं या नहीं है, वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी। ये तीनों वेक्टर क्या होने वाले हैं, एक ही प्लेन में आ रहे हैं, ए बी एंड सी कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन क्या हमेशा तीन वेक्टर एक ही प्लेन में आएंगे? बच्चा आपने जो है एक तो ऐसे रख दिया, एक ऐसे रख दिया, दो वेक्टर तो आपने ऐसे रख दिया, तीसरा वेक्टर आपने जो रखा हुआ है वो ऐसे रख दिया है ये। अब मुझे बताइए जो है क्या ये तीनों वेक्टर आपस में कोप्लेनर है या नहीं है? बिल्कुल नहीं है यार, ये अलग अलग प्लेन में आ चुके हैं। अगर ये अलग प्लेन में है तो ये जो है कोप्लेनर वेक्टर नहीं हो सकते हैं। मतलब टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर। लेकिन आप थ्री वेक्टर्स पे ऐसी बात नहीं कर सकते, ये कभी प्लेन में होंगे और कभी एक प्लेन में नहीं होंगे। अगर सेम प्लेन है तो कोप्लेनर वेक्टर, अगर सेम प्लेन नहीं है तो कोप्लेनर वेक्टर्स नहीं है। इसको आप नोट करिए, हम आगे बात करते हैं। बहुत ही बेसिक पॉइंट में बता रहा हूं बच्चा, जिन लोगों को पता है वो जो है स्किप कर सकते हैं या फिर जो है इनटू 2 की स्पीड में वीडियो को देख सकते हैं बच्चा। बात करते हैं अपने नए वेक्टर, वेक्टर नंबर 9, नेगेटिव वेक्टर बच्चा। इफ टू वेक्टर्स आर सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन बच्चा, अगर दो वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, लेकिन उनका डायरेक्शन क्या होने वाला है, एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होंगे, तो ऐसे वेक्टर्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नेगेटिव वेक्टर्स बोलने वाले हैं बच्चा। मान लीजिए जो है वेक्टर ए अपना कौन सा आ गया है, ये आ गया ए वेक्टर है। अगर आपको जो है इसका नेगेटिव वेक्टर ड्रॉ करना है तो आप जो है मैग्नीट्यूड में इसके सेम रखिए और डायरेक्शन इसकी क्या होनी चाहिए, जस्ट अपोजिट होनी चाहिए। तो ऐसे वेक्टर्स हम लोग क्या बोलने वाले हैं, नेगेटिव वेक्टर्स बोलते हैं। और इसको माइनस ऑफ ए टाइप से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपको बात समझ में आ गई होगी यार। देखा जाए जो है तो ये कोलिनियर वेक्टर ही है, बस क्या होना है, सेम वेक्टर है, उसी के डायरेक्शन क्या कर दिया, जस्ट अपोजिट कर दिया गया है यार। बिल्कुल परफेक्ट बात है ना, बात समझ में आ गई। चलो नेगेटिव वेक्टर्स हो गया है, बस हमको जो है दो और वेक्टर्स बारे में बात करना है, नल वेक्टर्स और यूनिट वेक्टर के बारे में। आप इसको नोट करिएगा। नेक्स्ट वेक्टर हम लोग डिस्कस करने वाला जो है नल वेक्टर के बारे में, जिसको क्या बोलते हैं, शून्य वेक्टर की बोलते हैं। ऐसा वेक्टर बच्चा जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो और जिसका जो डायरेक्शन हो बच्चा जो है वो आर्बिट्री डायरेक्शन को फॉलो करे, ऐसे वेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं, नल वेक्टर बोलते हैं। इसके लिए अगर मैं आपसे एग्जांपल के बारे में बात करता हूं तो जैसे मान लीजिए आपके पास कोई पार्टिकल है जो किसी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मोशन में है, और उसका अगर आपको जो है एक्सेलरेशन वेक्टर ड्रा करना हुआ बच्चा, तो वो अब तक कौन सा वेक्टर आने वाला है, नल वेक्टर आने वाला है, या फिर जो है शून्य वेक्टर आने वाला है। या फिर जो है दूसरा एग्जांपल जो है, अगर आपको किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ड्रा करना हो, बच्चा क्या करना है, किसी कोऑर्डिनेट पॉइंट, ये आपका जो है कोऑर्डिनेट आ गया, तो अगर आपको जो है किसी कोऑर्डिनेट के ओरिजिन का बच्चा जो है पोजीशन वेक्टर ड्रा करना हो, तो बच्चा ओरिजिन का जो पोजीशन वेक्टर आएगा ये कैसा वेक्टर आने वाला है, नल वेक्टर जो है या फिर शून्य वेक्टर आने वाला है। तो ये तो बात रही एग्जांपल की नल वेक्टर की। अगर मैं इसके जो है प्रॉपर्टीज के बारे में बात करता हूं, जो है नल वेक्टर की प्रॉपर्टीज क्या होने वाली बच्चा जो है, तो आपकी जो पहली प्रॉपर्टी आने वाली है, आप किसी भी वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड करते हैं, जीरो वेक्टर को ऐड करते हैं, तो वो वेक्टर क्या होता है बच्चा, अनचेंज्ड होता है। ऐड करें या फिर जो है सब्ट्रैक्ट कर दें। मान लो आपने जो है वेक्टर ए में, आप सबको पता है कि जीरो वेक्टर को जीरो से रिप्रेजेंट करते हैं, तो वेक्टर क्या होने वाला होता है जो है अनचेंज्ड वेक्टर मिलकर के आ जाएगा। या फिर जो है आप क्या कर दें, निगेटिव कर दें। किसी वेक्टर में जो है अगर आप सब्ट्रैक्ट करते हैं जीरो वेक्टर को, तो वेक्टर क्या होने वाला होता है जो है अनचेंज्ड होने वाला है। पहली क्वांटिटी, पहला प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी जो है कि अगर जीरो वेक्टर में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट में आपको जो है जीरो वेक्टर ही मिलता है बच्चा।
अगर आप जो है किसी नॉन जीरो नंबर को जीरो वेक्टर में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपको जो मिलने वाला है रिजल्ट वो भी क्या आने वाला है, जीरो वेक्टर ही आने वाला है। क्या आने वाला है, जो है जीरो वेक्टर आपको मिलने वाला है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि नल वेक्टर और जीरो वेक्टर या फिर जो है जीरो वेक्टर्स क्या होते हैं। एक इस बात को नोट करिएगा और फिर हम लास्ट बात करते हैं अपने जो है यूनिट वेक्टर के बारे में। बात कर लेते हैं एक लास्ट वेक्टर यूनिट वेक्टर के बारे में। अच्छा, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो पर उसके पास कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन हो, ऐसे वेक्टर्स को बोलते हैं बेटा जो है यूनिट वेक्टर। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग जो है कुछ इस तरीके से प्रिंट करते हैं बेटा जो है ए लिखने पर, मान लो हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी ए है जिसका हमको यूनिट वेक्टर डिफाइन करना है, तो आप ए लिखने के बाद ऊपर से कैप लगा देते हैं और इसको बच्चा बोलते कैसे हैं, ए कैप। यूनिट वेक्टर को कैसे बोला जाता है, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होने वाली है उसके ऊपर कैप लगा कर बोलने वाले हैं, इसको बोलते हैं ए कैप। और इसको लिखा कैसे जा सकता है कि ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ ए। मतलब यहां से आप बोल सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए कैप। भाई कोई भी क्वांटिटी है अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके लिए दो चीजों की जरूरत होती है। कौन कौन से, पहले तो उसके मैग्नीट्यूड की और दूसरा उसके डायरेक्शन। तो मतलब हमारा जो यूनिट वेक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यूनिट वेक्टर काम क्या है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी है अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने का काम किसको दिया गया है, यूनिट वेक्टर को दिया गया है, जो फिजिकल क्वांटिटीज के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। और उसको हम लोग जो इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, अगर आपको ध्यान दिया जाए तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस का जो यूनिट वेक्टर होता है वो रेस्पेक्टिवली जो रहता है आई कैप, जे कैप एंड के कैप होता है। यार देखो, अच्छा आपके पास जो एक्सेस होते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में, या बोलते हैं एक्स एक्सेस या बोलते हैं वाई एक्सेस, और ये आप क्या बोलने वाले हैं जो है जेड एक्सेस बोलते हैं। तो अगर जो है आपको एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस एंड जेड एक्सेस के यूनिट वेक्टर को डिफाइन करना हुआ तो एक्स एक्सेस के मतलब क्या बोलते हैं आई कैप, वाई एक्सेस क्या बोलते हैं जे कैप, और जेड एक्सेस क्या बोलते हैं जो है के कैप बोलते हैं। तो इस तरीके से जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम के एक्सेस को रिस्पेक्टिवली हम लोगों ने उसके यूनिट वेक्टर को डिफाइन कर रखा है। यूनिट वेक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको जो काफी सारे मिलने वाले। मैंने जितने इंपॉर्टेंस वेक्टर होते हैं उनके बारे में ऑलरेडी क्या करते जो है डिस्कस कर लिया है। काफी सारे वेक्टर ऐसे होते हैं जिनके बारे में मैंने अभी इंपॉर्टेंट नहीं समझा बात करने के लिए, वो लेक्चर्स में लोग जो है उसके बारे में पढ़ लेंगे। तो वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर अपना यही खत्म होता है। और नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स के लॉज को समझेंगे और उस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चा जो है। तब तक आज की बात को नोट कर लीजिएगा, आप इनको जो रिवाइज करिए। काफी सारे हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं, काफी सारी इजी बातें हमने आज की हुई हैं जो आपको ऑलरेडी पहले से पता थी। बस थोड़ी सी बातें जो है करना इंपॉर्टेंट है, हम लोगों ने कर लिया इनको जो है। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चा, पढ़ते रहिए बच्चा, पढ़ते रहिए।